हेलो गाइस, वेलकम टू एडू इवंस। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का अध्याय 4 आरंभिक नगर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे पुराने भवन का संरक्षण। ठीक है, यह हमारा पहला टॉपिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है दोस्तों, जसपाल और हरप्रीत यह दोनों दोस्त हैं। वह अपने घर के पास ही एक गली में बैट बॉल खेल रहे थे। ठीक है, क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग गांव में रहते होंगे तो आपके गांव में कोई अगर पुराना घर है तो उसको बच्चे क्या कहते हैं कि ये भूतहा घर है। ठीक है, वैसे ही जसपाल और हरप्रीत भी अपने गांव की एक बहुत ही पुराने घर को क्या बोलते थे, भूतहा घर। ठीक है, सिर्फ वही नहीं, वहाँ के गली के बच्चे भी उसको बोलते थे क्या, भूतहा घर। ठीक है, लेकिन कुछ लोग आए और उस घर की तारीफ कर रहे थे। ठीक है, एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। ठीक है, एक व्यक्ति जो आया था जो तारीफ कर रहा था उस घर की, वह क्या कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला का मतलब क्या होता है? वास्तुकला का मतलब होता है उसकी कारीगरी। ठीक है, मतलब कितना सुंदर आकर्षक लग रहा है। ठीक है, उस पर कितना आकर्षक काम किया गया है, कारीगरी किया गया है, उसी को बोलते हैं वास्तुकला। ठीक है ना। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? एक व्यक्ति क्या बोला कि आपने कहीं पे इतनी सुंदर नक्काशी, मतलब इतनी सुंदर कारीगरी आपने कहीं देखी है, वो भी लकड़ी पे। ठीक है, दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ठीक है दोस्तों, उसी में से एक महिला कहती है कि यह जो पुराना घर है वह कितना खूबसूरत है। ठीक है, और इस खूबसूरत घर को हमें संभाल कर रखना चाहिए और इसके लिए हमें मंत्री जी से कहना चाहिए कि इसकी सुरक्षा करें और इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ठीक है, यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। दोस्तों, ये व्यक्ति जब आपस में बात कर रहे थे तो जसपाल और हरप्रीत यह सोच रहे थे कि ये व्यक्ति जो हैं ये इतना तारीफ क्यों कर रहे हैं इस खंडहर को। ठीक है, और इनको इतना लगाव क्यों है। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो टॉपिक है अगला, हड़प्पा की कहानी। ठीक है, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। ठीक है दोस्तों, जो पुराना भवन होता है, इमारत होता है, वो अक्सर क्या करता है ना कि अपनी कहानी बताता है कि वो कब का है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला। ठीक है, जब आज से 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो क्या मिला इंजीनियर को, हड़प्पा स्थल। ठीक है, पुरा स्थल का मतलब होता है प्राचीन स्थल। ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह जो हड़प्पा स्थल है अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। ठीक है, जो इंजीनियर रेलवे लाइन बिछा रहे थे उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है ना जहाँ पे अच्छी अच्छी ईंटें मिलेगी। ठीक है, यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। ठीक है, जो हड़प्पा स्थल था वहाँ से हजारों ईंटें वह लेके चले गए। कौन? इंजीनियर। कौन इंजीनियर? जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ठीक है ना, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और इस ईंटा का प्रयोग कहाँ किया, रेलवे लाइन बिछाने में। ठीक है, इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। ठीक है, जो हड़प्पा स्थल है, जो प्राचीन स्थल है हड़प्पा वाला, वहाँ के कई इमारतें ऐसे ही नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वह ईंटा का प्रयोग कहाँ कर दिए, रेलवे लाइन बिछाने में। ठीक है, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है दोस्तों, यह जो शहर है हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में 80 साल पहले, आज से 80 साल पहले जो है हमारे विद्वान जो हैं इस स्थल को फिर से ढूंढा। ठीक है, और यह पता किया कि यह जो स्थल है हड़प्पा वह सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों यह हमारा एक नियम है, ठीक है। जो स्थल सबसे पहले मिलता है, ठीक है, और उसके आसपास जो अलग अलग स्थल मिलते हैं उसको पहले स्थल के नाम पर उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई जगह है, ठीक है, कुछ भी कोई जगह है, वहाँ खुदाई हुआ और कोई वहाँ पे स्थल मिला, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, और फिर वहाँ के आसपास भी खुदाई हुआ अलग अलग ज़िलों में, तो वह नाम क्या रखा जाएगा? जहाँ सबसे पहले खुदाई हुआ है ना, वही नाम रखा जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसलिए पूरी सभ्यता का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा पूरा स्थल, ठीक है। ज़रा इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ए है, ठीक है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। यह तीनों प्राचीन स्थल हैं, ठीक है। सबसे पहले खुदाई जो है हमने की ए की, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने ए के बारे में जाना, बी और सी मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने ए को खोदा और यहाँ के पूरा स्थल के बारे में जानकारी पाया, ठीक है। फिर धीरे धीरे करते करते हम लोगों को बी के बारे में पता चला, सी के बारे में पता चला, ठीक है। लेकिन आखिर इसका नाम हम लोग क्या कहेंगे? ए बी सी तो है ही, लेकिन इस पूरा स्थल को हम लोग क्या कहेंगे? ए पूरा स्थल, क्या कहेंगे? ए पूरा स्थल, ठीक है। समझ गए आप लोग? उसी प्रकार सबसे पहले जो है हड़प्पा की खुदाई हुई, ठीक है, और उसी के नाम पर पूरे स्थल का नाम, पूरे सभ्यता का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा पूरा स्थल, ठीक है। समझ गए आप लोग? अब ज़रा क्लिंग करते हैं। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। ये जो हड़प्पा शहर है दोस्तों, इसका निर्माण जो है अनुमान लगाया गया है विद्वानों के द्वारा कि यह सबसे पहले लगभग 4700 वर्ष पहले इसको बनाए गए होंगे, ठीक है। आज से 4700 वर्ष पहले यह अनुमान लगाया गया है हमारे विद्वानों के द्वारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल दे दिया है कि प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि जो है जो पुरानी इमारत हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो पुरानी इमारत हैं उसको तोड़ देते हैं और वहाँ पे नए नए घर बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है आपसे कि क्या आपको लगता है कि पुरानी इमारत को सुरक्षित रखना चाहिए? ये आपके जवाब ये मांग रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो पुरानी इमारतें हैं उसको नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। उसको संभाल कर रखना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, उसको हमारे परंपरा के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, ठीक है, हमारी जो धरोहर है, ठीक है, जो हमारे पिछला जो काल है उसके बारे में पता चले। मान लीजिए कि आज हमने कोई घर बनाया, ठीक है, और आज से लेकर 200 साल बाद अगर ये घर को संभाल कर रखा गया तो जो 200 साल बाद वाले पीढ़ी आएगी वह इसको देखेगी, अच्छा 200 साल पहले घर ऐसे होते थे, ठीक है, और वह जो है पीढ़ी इस घर के बारे में सोचेंगे, ठीक है, और उसे अनुमान लगाएंगे कि उस समय के लोग कैसे रहते होंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है इन नगरों की क्या विशेषता थी, ठीक है। इन नगरों में से कई तो 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थे उसको 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, ठीक है। जो ऊंचाई वाले भाग पर स्थापित था, स्थित था, उसको विद्वानों ने क्या कहा? नगर दुर्ग, ठीक है। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, ठीक है। और जो निचला नगर था वो उसको क्या कहा? निचला नगर, ठीक है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, ठीक है दोस्तों। जो दोनों हिस्सा थे, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, दोनों की जो दीवार थी, 4 दीवारियाँ था, वह किससे बनाया गया था? तो पक्की हुई ईंटों से, ठीक है। जो पका हुआ ईंटा होता है उससे बनाया गया था, ठीक है। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही, ठीक है दोस्तों। प्रायः हम लोग देखते हैं कि तूफान आता है, भूकंप आता है तो दीवार गिर जाता है, ठीक है। लेकिन उस समय की ईंट इतनी अच्छी थी ना
कि वह 1000 साल बाद भी अभी तक खड़ी की खड़ी है। सोचिए कितना अच्छा ईंटा होगा, ठीक है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवारें खूब मजबूत रहे, ठीक है दोस्तों। जो ईंटों की चिनाई थी यानी राजगीरी, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है, इसी को बोलते हैं चिनाई करना, ठीक है। इतनी अच्छी तरीके से एक के ऊपर एक रखा गया था कि वह हज़ारों साल बाद भी, ठीक है, बना रहा और दीवारें क्या थी, बहुत मजबूत, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, ठीक है दोस्तों। कुछ नगर के जो दुर्ग थे मतलब किला थे, उसमें जो है कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। यह हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, नाम क्या है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। वहाँ पे जो है एक तालाब मिला बहुत ही अलग प्रकार का, ठीक है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा, ठीक है। जो हमारे विद्वान हैं उसको क्या कहा, महान स्नानागार, ठीक है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है दोस्तों। यह जो तालाब था इसको बनाने में ईंटा और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। दोस्तों मान लीजिए कहीं पानी आप रखते हैं तो उसमें से हल्का हल्का रिसता है, ठीक है। तो उसी को रोकने के लिए क्या किया गया था कि प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ठीक है। चारकोल क्या होता है, जो लकड़ी का कोयला होता है ना, लकड़ी का कोयला, उसी को बोलते हैं चारकोल। उसी का लिक्विड रूप में इसके ऊपर चढ़ाया गया था, ठीक है, ताकि रिसाव रोक सके, ठीक है दोस्तों। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। यह जो महान स्नानागार था उसके दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ठीक है। जो स्नानागार था महान, उसके चारों ओर क्या थे, कमरे थे और दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। दोस्तों यह जो महान स्नानागार था, जो इसमें पानी भर जाता था, वह पानी कुआं से निकालकर इसमें भर जाता था, ठीक है। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, ठीक है। इसका उपयोग होने के बाद इसमें से पानी को निकाल दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान के करते होंगे। दोस्तों यह अनुमान लगाया गया है हमारे विद्वानों के द्वारा कि कभी खास अवसर पे, ठीक है, खास व्यक्ति जो है इसमें स्नान करते होंगे। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि लोग जो है कुंभ का स्नान करने जाते हैं ना किसी खास दिन में, उसी प्रकार यह अनुमान लगाया गया है कि उस समय भी किसी खास अवसर पर खास लोगों के द्वारा इसमें स्नान किया जाता होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है दोस्तों। कालीबंगा और लोथल हड़प्पा सभ्यता के ही एक और नगर हैं, अलग अलग प्रकार के। मैंने पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे नगर थे, ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ठीक है, चनहुदरो, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे नगर थे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसका नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जिस स्थल की खुदाई सबसे पहले होती है, पूरा स्थल का नाम उसी के नाम पर रखा जाता है, ठीक है। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता। अगर सबसे पहले मोहनजोदड़ो में खुदाई होती तो क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ठीक है। उसी प्रकार अगर सबसे पहले कालीबंगा में होती खुदाई तो क्या बोलते हैं, कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कहाँ हुई थी, हड़प्पा में, इसलिए क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। समझ गए आप लोग, ठीक है ना। उसी प्रकार बोल रहा है कि कालीबंगा और लोथल से क्या मिला, अग्निकुंड। अग्निकुंड क्या होता है, जहाँ पे हवन होता है उसी को बोलते हैं अग्निकुंड, ठीक है। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, ठीक है। जो अग्निकुंड मिला है इसे अनुमान क्या लगाया गया कि यहाँ पे लोग जो हैं यज्ञ करते होंगे, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में। हड़प्पा पाकिस्तान में ही है और मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। इन तीनों स्थलों से क्या मिला है, बड़े बड़े भंडार गृह यानी भोजन रखने का
जो गिरी होता है ना, घर होता है ना, उसी को बोलते हैं भंडार गिरी, ठीक है। जहाँ पे अनाज रखे जाते होंगे उसी को बोलते हैं भंडार गिरी, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब ज़रा इसको पढ़ते हैं, इस बॉक्स में क्या लिखा है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं, ठीक है। यह जो निगर मिला है हम लोगों को, वह कहाँ कहाँ मिला है, जैसे कि मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, ऐसे जो नगर हैं वह कहाँ कहाँ मिले हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है, सिंध के प्रांतों में, ठीक है, भारत के गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पंजाब पंजाब दो जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब जो है भारत में भी है और पाकिस्तान में भी, ठीक है। भारत के पंजाब में भी ऐसे पूरा स्थल मिले हैं और पाकिस्तान के पंजाब में भी ऐसे पूरा स्थल मिले हैं, ठीक है। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, ठीक है। दोस्तों ऐसे ऐसे स्थानों से हमारे विद्वानों को क्या मिला है, अलग अलग प्रकार की चीज़, ठीक है। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन और उस पर काले रंग का चित्र, ठीक है। पत्थर के बाट, बाट मतलब समझते हैं आप लोग, बटखरा, ठीक है, जो तौलने का काम आता है उसी को बोलते हैं बटखरा, बाट, ठीक है। मुहरे, मुहर समझते हैं आप लोग, टैग, आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, टैग, ठीक है, मुहर, ठीक है। मनके क्या होता है, तो मनके बोलते हैं मोती को, ठीक है। तांबे के उपकरण, ठीक है, तांबे के कुछ उपकरण मिले थे और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि, ठीक है दोस्तों। अब इस फिगर को समझते हैं, इस फिगर में क्या दिया है दोस्तों। इस फिगर में जो हड़प्पा सभ्यता है उसके कुछ पूरा स्थल को दिखाया गया है, ठीक है, और उसको एक मैप के सहारे आप लोग को बताया गया है, ठीक है। जो उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर थे उन्हीं को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए आप लोग, यहाँ पे हड़प्पा है, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, सुतको है, कालीबंगा है, राखी गढ़ी है, ठीक है, कंवेरी वाला है, चनहुदरो है, ठीक है, धौलावीरा, सुरकोट दा, ठीक है दोस्तों, ये सभी है, लोथल है, ठीक है, ये सब दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। और देखिए और क्या है, ऐसे ही, ठीक है दोस्तों, ये जो स्थल हैं हमारे पूरा स्थल हैं, ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के, समझ गए आप लोग। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग, महान स्नानागार, ठीक है, जो मोहनजोदड़ो में हमें स्नानागार मिला है उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि वह कैसा था, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा था कि उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सीढ़ी है और ये एक यहाँ बनाया गया था, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या थे, कमरे बनाए गए थे, ठीक है। क्या बनाया गया था, कमरा, लोगों को रहने के लिए, ठीक है, वस्त्र बदलने के लिए या फिर किसी प्रकार के अन्य सुख सुविधा के लिए इसके चारों तरफ कमरे बनाए गए थे, ठीक है दोस्तों। यही तो है आपका महान स्नानागार, जो कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। समझ गए आप लोग। अब आगे चलें, बिल्कुल चलेंगे। क्या है टॉपिक मेरा अगला, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे दोस्तों। यह जो नगर है हमारे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चनहुदरो, लोथल, ठीक है, यह जो नगर हैं यहाँ पे जो घर था वह या तो एक मंजिल है मिले हैं या फिर दो मंजिले, ठीक है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे दोस्तों। जो घर का आंगन होता है उसके चारों तरफ क्या थे, घर में रहने के लिए कमरे, ठीक है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, ठीक है दोस्तों, जिसे आज हम लोग क्या बोलते हैं, बाथरूम, जिसमें हम लोग नहाते हैं दोस्तों। उसी प्रकार वहाँ भी एक अलग था क्या, स्नानागार। और कुछ घरों में कुएं भी थे दोस्तों। आजकल हम लोग देखते हैं कि हर घर में क्या होता है, कल होता है, नल होता है, लेकिन उस समय क्या था, लोगों के घरों में कुएं थे, ठीक है। इसको पढ़ें, इससे पहले यह पढ़ लेते हैं, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। देखिए मैंने क्या आपको बताया था कि ईंटों की चिनाई इतनी अच्छी तरह से किया गया था कि हज़ारों साल बाद भी यह अभी तक खड़े के खड़े हैं, ठीक है। इस फिगर को देखकर आप लोग अनुमान लगा पाएंगे कि जो है ईंटों की चिनाई किस तरह से किया जाता था।
कि वो लंबे समय तक बने रहते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से ईंटों का चिनाई किया गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि एक के ऊपर एक कितनी अच्छी तरह से रखा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सकें। ठीक है दोस्तों, जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के जो अलग अलग नगर हैं वहाँ पे क्या मिला है, नाला मिला है। ठीक है, कैसा नाला मिला है, तो ढका हुआ। ठीक है, बहुत ही सावधानी से बनाया गया था, एक लाइन में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखते होंगे सड़क के किनारे जो नाला होते हैं एक लाइन में, ठीक उसी प्रकार उस समय भी बहुत ही सीधी लाइन में थी क्या, नाला। ठीक है दोस्तों, हर नाली में हल्की क्या होती थी, ढलान। ठीक है, ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। दोस्तों, आज भी हम लोग क्या करते हैं कि जो घर की नाली होती है उसको सड़कों की नाली से जोड़ देते हैं। ठीक है, उस समय भी ऐसा ही किया गया था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। ठीक है, जो नाला था सड़कों वाला वह बाद में कहाँ मिल जाता था, बड़ी नाली में। ठीक है, नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। दोस्तों, जो उस समय का नाला था ना, वह बिल्कुल आज के तौर तरीकों पर था। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोग सड़कों के बीच में सड़कों के किनारे पे नाला बनाते हैं और उस पे कहीं कहीं पे मेन होल होता है। मतलब कि आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं पे सिलाफ जो है रखा रहता है ताकि उसको उठा के हम लोग उसकी साफ सफाई कर सकें। ठीक है, उसी प्रकार उस समय भी ऐसा ही बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई दो अंतर बताओ। दोस्तों, जो पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा उसके घरों में, ठीक है, और जो यह घर है हड़प्पा सभ्यता वाले, इनमें क्या अंतर दिखाई देता है आपको, कम से कम आपको दो अंतर बताना है। ठीक है, तो हमें अंतर यह दिखाई देता है कि जो पिछला अध्याय था उसमें जो घर थे वह क्या था, चौकोर और आयताकार। ठीक है, लेकिन जो यहाँ के घर हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या कि घर में एक आंगन है और उसके चारों तरफ कमरे हैं। ठीक है, एक अंतर ये हो गया, और एक अंतर ये हो गया कि वहाँ के जो अधिकांश घर थे वह एक मंजिले थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ घर एक मंजिले भी हैं और कुछ घर दो मंजिले भी है। ठीक है, और वहाँ के जो घर थे, नगर थे, वहाँ पे सब एक समान थे, एक ही स्थल पे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ के नगर हैं वह दो हिस्सों में है। ठीक है, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, कुछ घर ऊंचे स्थान पे हैं और कुछ घर नीचे स्थानों पे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बहुत अंतर है, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ अंतर मैंने आप लोग को बता दिया है ताकि आप समझ सकें। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है नगरीय जीवन। ठीक है, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। दोस्तों, जो हमें साक्ष्य मिला है उसके आधार पे हमारे विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि वहाँ की नगरों में हलचल रहा करती होगी। ठीक है, और वहाँ के लोग जो हैं इमारतों को बनाने के लिए योजना बनाते होंगे। ठीक है, ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह अनुमान लगाया है दोस्तों कि यह जो नगर है हड़प्पा सभ्यता, यह यहाँ के शासक का था। ठीक है, यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो शासक थे वह अपने लोगों को अलग अलग स्थानों पर भेजकर, अलग अलग देशों में भेजकर वहाँ से बहुमूल्य चीज़ें मंगवाते होंगे। ठीक है, शायद शासक लोग खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। दोस्तों, मन का मतलब होता है मोती। ठीक है, और यह जो लोग थे शासक यहाँ के, वह क्या करते होंगे, आभूषण, सोने चांदी के आभूषण, ठीक है, मोतियों को, ठीक है,
और भी इतनी कीमती चीज़ें हैं वह अपने पास रखते होंगे, ठीक है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। दोस्तों, हमारे विद्वानों ने यह अनुमान लगाया गया है कि इस नगर में लिपिक होते होंगे। है लिपिक क्या होता है पहले ये समझिए आप लोग। लिपिक जो किसी वस्तु पे लिखता है ना, उसी को बोलते हैं लिपिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आजकल हम समझते हैं कि पेंटर, ठीक है। पेंटर आप लोगों ने देखा होगा, उसी प्रकार लिपिक थे, ठीक है। और यह जो लिपिक थे वह मोहर पर तो लिखते ही थे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमें जो है कुछ मोहर मिला है वहाँ की खुदाई से, ठीक है। और जो है यह भी अनुमान लगाया गया है कि कुछ और अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, ठीक है, जो नष्ट हो गई होगी, ठीक है दोस्तों। ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। दोस्तों, जो ये नगर है हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे शिल्पकार मतलब किसी भी काम का जो एक्सपर्ट होता है ना, उसी को बोलते हैं शिल्पकार। अलग अलग चीज़ों में जो एक्सपर्ट होता है उसी को बोलते हैं शिल्पकार, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा काम है मिट्टी के बर्तन बनाना, तो ये मिट्टी का बर्तन बनाना यह मेरा शिल्प है और मैं इसको बना रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ? शिल्पकार। उसी प्रकार कोई लोहा का वस्तु बना रहा है तो लोहा का जो वस्तु है वह उसके लिए शिल्प है, और जो बना रहा है वह क्या होगा? उसका शिल्पकार हो जाएगा। मान लीजिए कोई सोने और चांदी के आभूषण बना रहा है तो सोना और चांदी उसके लिए शिल्प हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति बना रहा है वह क्या हो जाएगा? शिल्पकार हो जाएगा। समझ गए आप लोगों ने? और ये शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों थे, ठीक है। ऐसा हमें अनुमान लगाया गया है वहाँ के उद्योग स्थल को देखकर, ठीक है। और आगे चलते हैं। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। दोस्तों, जो वहाँ के लोग थे वह लंबी यात्रा इसलिए करते थे ताकि आसपास की जो उपयोगी वस्तुएं हैं उसको लेकर आ जाएं। कहाँ पे? अपने स्थल पे, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, ठीक है दोस्तों। जो हमारे हड़प्पा के लोग थे वह अलग अलग जगहों पे जाकर वहाँ की उपयोगी वस्तु लाते थे और लाते थे किस्से और कहानियाँ। कहाँ की? सुदूर देशों की। सुदूर का मतलब होता है रिमोट एरिया, दूर दराज क्षेत्र, ठीक है। जो दूर दराज क्षेत्र थे वहाँ की किस्से और कहानियाँ, ठीक है। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से कई प्रकार के मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं, ठीक है। जिससे बच्चे क्या करते होंगे? खेलते होंगे। आज भी बच्चे क्या करते हैं? खिलौने से खेलते ही हैं। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है? नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? दोस्तों, आपको अपने आसपास क्या करना है कि कुछ लोगों से पूछना है, ठीक है। उनकी एक सूची बनाना है और उनसे पूछना है कि क्या आपकी फैमिली किसी व्यक्ति ने मेहरगढ़ जैसे गांव में कभी रहा है, ठीक है। और उनसे अनुभव लीजिए उनके बारे में, ठीक है। मेहरगढ़ के बारे में अनुभव लीजिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन क्या होगा ना कि इससे आप इन चीज़ों के बारे में आप और अच्छी तरह से जान पाएंगे, ठीक है। अब ज़रा इसको पढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ठीक है। जो सबसे ऊपर दिखाया गया है वह क्या है? यहाँ पे यह मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और एक नाला बनाया गया है इस पर, ठीक है दोस्तों। यह आप लोग देख लिया, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ऊपर मतलब ये वाला, ठीक है, एक कुआं, ठीक है। एक कुआं का फिगर दिखाया गया है उस समय का, हड़प्पा सभ्यता का। और देखिए और क्या है, बाईं और नीचे, ठीक है। यानी यह जो है बाईं हो गया, ठीक है। बाईं और नीचे क्या है? हड़प्पा की एक मुहर। मैंने क्या बोला दोस्तों? हड़प्पा की जो मुहर है, देख लीजिए यहाँ पे दिखाया गया है बाईं ओर। और देखिए क्या लिखा है, इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। दोस्तों, यह जो लिखा गया दिख रहा है आपको, यह एक खास लिपि में है, ठीक है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह एक प्राचीनतम उदाहरण है।
जो हड़प्पा उपमहाद्वीप में पाया गया है वह इसका एक अनोखा, ठीक है, एक अलग उदाहरण है उस समय का लेखन का, ठीक है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। जो हमारे विद्वान हैं इसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनको पता नहीं चल पाया कि यह क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका क्या अर्थ है, ठीक है। इन लोगों ने अभी तक नहीं समझ पाया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह जो लिपि है बहुत पहले की है, इसलिए इसको समझने में दिक्कतें हुई। दाईं और नीचे देखिए क्या है, पक्की मिट्टी के खिलौने। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पक्की मिट्टी के खिलौने दिख रहे हैं, देख रहे हैं कितना सुंदर सुंदर खिलौना दिखाया गया है। दोस्तों यह खिलौना जो है हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है, हमें नहीं, हमारे विद्वानों को प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखिए आप लोग एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को अपने बुक में। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है नगर और नए शिल्प। क्या है, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। दोस्तों अब हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो हमें प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, ठीक है ना। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। दोस्तों जो हमें चीज़ें मिला है वह इन धातुओं का बना हुआ था। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। दोस्तों उस समय जो है औजार, हथियार, ठीक है, गहना और बर्तन, ठीक है, बनाए जाते थे। किससे, तांबे और कांसे से, और सोने और चांदी से बर्तन और गहना बनाया जाता था, ठीक है दोस्तों। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके और बाट और फलक हैं। दोस्तों जो यहाँ मिली है वस्तुएं उनमें सबसे आकर्षक क्या है, मनके, बाट और फलक। मनका क्या होता है, मोती, बाट क्या होता है, बटखरा जो तौलने का काम आता है, और फलक, ठीक है, फलक कुछ काटने के काम में आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यह मनका हो गया, ये फलक हो गया, और ये हो गया बाट, ठीक है, मतलब बटखरा जो तौलने के काम आते हैं, ठीक है। ज़रा इसको ही पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ऊपर पत्थर के बाट देखो। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए पत्थर के बाट दिख रहा है ना आपको, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। दोस्तों यह जो बाट है इनको चट पत्थर से बनाया गया था। चट पत्थर क्या होता है दोस्तों, यह पत्थर का ही एक प्रकार है, ठीक है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। दोस्तों यह जो बाट है, बटखरा है, इसको जो है कुछ खास पत्थर को तौलने के लिए या फिर कुछ बहुमूल्य पत्थर या फिर धातु को तौलने के लिए इसको बनाया गया होगा, ठीक है ना। यह सिर्फ अनुमान लगाया गया है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि इतिहास सिर्फ अनुमान के आधार पर पढ़ा जाता है। इसमें साक्ष्य के आधार पर विद्वान क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं और उसी को हम लोग को बताते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं वह अनुमान के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। मध्य में बाएं मनके। दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो दिख रहा है यह क्या है, मनका है, मोती है, ठीक है। इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। दोस्तों यह जो मनका है वह कार्नेलियन पत्थर से बनाया गया था। दोस्तों यह सब पत्थर के प्रकार हैं, चर्ट, कार्नेलियर, ये सब क्या है, यह सब जो है पत्थर के प्रकार हैं। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। दोस्तों जो पत्थर था उसको अच्छी तरह से काट कर, आकर्षक रूप में काट कर और तराश कर, तराशने का मतलब होता है उसको अच्छी तरह से परख कर, कौन सा अच्छा पत्थर है उसको देखकर उससे क्या बनाया गया, मनके, मोती बनाए गए, ठीक है। इनके बीच छेद किए गए थे। दोस्तों यह जो मोती था इनके बीच छेद किया गया था, ठीक है ना, ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। दोस्तों इन मोतियों के बीच में छेद कर कर इसमें धागा डालकर माला बनाते थे, ठीक है, जो लोग पहनते थे। मध्य से दाएं के धारदार फलक। दोस्तों यहाँ पे देखिए यह जो है क्या है, यह जो एक फलक है जो किसी वस्तु को काटने के काम में आता है, उसी को बोलते हैं फलक, ठीक है। नीचे दाएं देखिए
यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग, कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। दोस्तों यह जो मूर्ति आप लोग को दिख रहा है, यह कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का है और उसको जो है कढ़ाईदार वस्त्र पहनाया गया, दिखाया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं जहाँ पे थे, तो आइए देखते हैं हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे। हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया था, अब यहाँ से पढ़ना बाकी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहरे बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। दोस्तों आप लोग को इस मुहर को देखना है तो पेज नंबर 35 निकालिए और उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और यह जो मुहर है इस पे क्या दिखाया गया है? जानवर के चित्र। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और ये लोग क्या बनाते थे? लाल रंग के बर्तन। इसको भी देखना है आप लोग को तो पेज नंबर 6 पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक घड़ा बनाया गया होगा, मैंने आप लोग को पढ़ाया था। ठीक है, मुझे याद है, यहाँ पे एक घड़ा होगा जो लाल रंग का होगा, उसको आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 6 निकाल कर। ठीक है, आप लोग अभी देखिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग बुक को पेज नंबर पलटिए और उसमें देखिए पेज नंबर 6 पे कहाँ पे है। ठीक है, और पेज नंबर 35 पर भी देख लीजिएगा कि जो मुहर थे वह कैसे थे। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको ज़रा पढ़िए। अध्याय 3 में तुमने जिन गाँव के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर का बाट बनाते थे? दोस्तों हाँ, वहाँ पे जो है धातु का तो प्रयोग होता था, लेकिन क्या आपने कहीं ये पढ़ा कि वहाँ पे लोग पत्थर के बाट बनाते थे? मैंने तो नहीं पढ़ा। ठीक है, वहाँ पे लोग जो है औजार बनाते थे। ठीक है, पत्थरों के, ठीक है ना, लोहे के औजार। लेकिन कहीं पे मैंने ये नहीं पढ़ा कि लोग जो है पत्थर के बाट बनाए हो। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। दोस्तों आज से 7000 साल पहले मेहरगढ़ में क्या होता था? कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से क्या मिला है? कपड़े के टुकड़ों के अवशेष। ठीक है, और चांदी का एक फूलदान। फूलदान क्या होता है? दोस्तों जिस बर्तन में, जिस पॉट में हम लोग फूल को रख कर मंदिर लेकर जाते हैं उसी को बोलते हैं फूलदान। ठीक है ना, फ्लावर पॉट इंग्लिश में बोलते हैं। और साथ ही उनको तांबे की कुछ वस्तुएं मिले हैं उस कपड़े में चिपका हुआ। ठीक है ना। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। दोस्तों जो वहाँ पे तांबे की वस्तु मिली है, ठीक है, वह तो हो गया, लेकिन वहाँ पे जो है पक्की मिट्टी और फेंस से बनी तकलिया मिली है। तकलिया क्या होता है? जो सूत कताई का काम करता है ना, उस औजार को बोलते हैं तकलिया। ठीक है, सूत कताई क्या होता है दोस्तों? रेशम को धागा में बदलना। ठीक है, उसी को बोलते हैं सूत कताई। ठीक है दोस्तों, और यह मिला है, सॉरी, इसके जो औजार हैं, इसको काटने का जो औजार है वह मिला है आपको कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। उसको बोलते हैं तकलिया। ठीक है, जो तकलिया है वह पक्की मिट्टी और फेंस से बनी हुई थी। पक्की मिट्टी तो आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन फेंस क्या होती है इसके बारे में हम लोग कुछ ही देर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। दोस्तों यह जो वस्तु है जैसे तकलिया, ठीक है ना, इसका निर्माण किसने किया था? विशेषज्ञों ने। ठीक है, विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। दोस्तों किसी खास वस्तु को बनाने का जो काम करता है उसी को बोलते हैं विशेषज्ञ। क्या बोलते हैं? विशेषज्ञ। ठीक है ना। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। दोस्तों पत्थर को तराशना कि कौन सा पत्थर कीमती है और कौन सा कीमती नहीं है। ठीक है, और मन के चमकाना यानी मोती को चमकाना। ठीक है,
या फिर जो है मुहरों पर पच्चीकारी करना। पच्चीकारी करना क्या होता है, मान लीजिए कि मुहर है, ठीक है ना, और उस मुहर पे छोटे छोटे पत्थर, मोती, शीशे, ठीक है, उसको लगाकर उसको आकर्षक बनाना, ये जो काम करता है ना, उसी को बोलते हैं पच्चीकारी करना, ठीक है। मतलब कि सजाना, मुहर को सजाना छोटे छोटे मोतियों से, पत्थर के टुकड़ों से, शीशों से, ठीक है, उसी को बोलते हैं पच्चीकारी करना। पृष्ठ 36 पर देखो, ठीक है, जो पृष्ठ 36 है उस पर बना चित्र देखो, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। दोस्तों आप लोग पेज नंबर 36 पे देख सकते हैं कि जो है मूर्ति का चेहरा है उसको कितना आकर्षक तरीका से बनाया गया है, उस पर कितनी अच्छी तरीके से पच्चीकारी की गई है, ठीक है ना, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है, और उसका दाढ़ी भी आप लोग देख सकते हैं। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। यह जो काम है किसी मूर्तिकार का ही हो सकता है, जो मूर्ति बनाने में एक्सपर्ट हो उसी का यह काम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ें। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। दोस्तों जो हर व्यक्ति होता है वह विशेषज्ञ नहीं हो सकता, ठीक है ना। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। दक्ष का मतलब होता है एफिशिएंट, मतलब कि उनकी क्षमता थी वो काम करने की, दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारे विद्वान हैं उनको यह पता नहीं चल पाया कि जो इस प्रकार की वस्तु बनाते थे वह सिर्फ पुरुष थे या सिर्फ महिला, ठीक है। लेकिन अनुमान यह लगाया कि शायद स्त्री और पुरुष दोनों ही इस प्रकार के काम करते होंगे और दोनों ही इस काम में दक्ष होंगे, एफिशिएंस होंगे, मतलब कि उनकी क्षमता होगी दोनों व्यक्तियों की, महिलाओं के भी और पुरुषों को भी। अब यहाँ पे देखते हैं फेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने बोला था ना कि आगे पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं। फेंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। दोस्तों जो पत्थर होता है और शंख होता है वो प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? समुद्रों से मिलते हैं। लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। दोस्तों जो फेंस होता है उसको जो है कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। बालू या सबस्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। दोस्तों मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। आप लोग देखते होंगे कि आटा को गूंथते हुए, ठीक है, पानी और आटा को मिलाकर आप लोग सान लेते हैं और फिर उसको सानने के बाद आप जो स्ट्रक्चर, जो शेप देना चाहेंगे उसको शेप दे सकते हैं ना। उसी प्रकार जो फेंस है उसमें बालू या फिर पत्थर का जो चूर्ण होता है सबस्टिक, ठीक है, उसको जो है मिलाकर गोंद में मिलाकर उसकी वस्तु बनाई जाती है और उसी को बोलते हैं फेंस की वस्तुएं, ठीक है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। दोस्तों यह जो फेंस थी इसके ऊपर चिकनी परत के रूप में नीले या हल्के समुद्री रंग चढ़ाए जाते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दोस्तों ये जो फेंस है उसके मोती, चूड़ी, बल्ला जो हाथ में पहनते हैं, ठीक है, और साथ ही छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। वैसे ही जैसे हम लोग आटा को गूंदने के बाद उससे कभी रोटी बनाते हैं तो कभी पराठा बनाते हैं तो कभी लिट्टी बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है फेंस से यानी पत्थरों के चूर्ण में गोंद को मिलाकर, गोंद समझते हैं आप लोग? गोंद क्या होता है? जो किसी चीज़ को साटने में काम आता है, चिपकाने में काम होता है, उसको बोलते हैं गोंद। और उसी को बालू में या फिर पत्थर के चूर्ण में मिलाकर उसको अलग अलग प्रकार के शेप देकर उससे बनाए गए वस्तुओं को बोलते हैं फेंस से बनाई गई वस्तुएं। उसे हम लोग मनके बनाते हैं, मोती, बिट्स, ठीक है ना, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन भी बनाते हैं। समझ गए आप लोगों ने? अब मेरा अगला टॉपिक होगा कच्चे माल की खोज में। क्या है? कच्चे माल की खोज में। आइए इसको देखते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। दोस्तों कच्चा माल क्या है? जो अपने आप प्राकृतिक रूप से मिले, जैसे कोयला, पत्थर, खनिज, लवण, यह सब क्या है? कच्चा माल है।
जो प्राकृतिक से मिल रहा है या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन कर रहे हैं, जैसे गेहूं, धान, ठीक है, ये सभी कच्चा माल है जिसका उत्पादन कौन कर रहा है? किसान और पशुपालक दूध निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वह सब कच्चा होता है दूध, फिर उसको उबालते हैं, फिर वह पकता है, ठीक है ना। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। दोस्तों, जो लकड़ी है या धातु के अयस्क हैं वह भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल ही हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। दोस्तों, लकड़ी से हम लोग क्या बनाते हैं? टेबल, कुर्सी, मेज, ठीक है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, ठीक है ना, वही तो बोल रहा है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। दोस्तों, जो किसान कपास की खेती करता है वह कच्चे माल की खेती करता है। कपास क्या है? तो कपास एक कच्चा माल है, ठीक है ना, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कपास से क्या बनता है? कपड़े बनते हैं, ठीक है ना। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। दोस्तों, कुछ वस्तु जो है वह हड़प्पा में ही मिल जाता था, लेकिन कुछ वस्तु को वह लोग दूसरे देशों से या फिर दूसरे जगहों से लाते थे, जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ठीक है ना, बहुमूल्य पत्थर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। दोस्तों, जो हड़प्पा के लोग थे वह तांबे का आयात कहाँ से करते थे? यानी तांबे को कहाँ से मंगवाते थे? उसका इंपोर्ट कहाँ से करते थे? तो उसका इंपोर्ट करते थे राजस्थान से, ठीक है। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। दोस्तों, जो हमारा पश्चिम एशियाई देश है ओमान, वहाँ से भी तांबे का आयात किया जाता था। ओमान की दोस्तों राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट। कहाँ है? मस्कट, याद रखिएगा आप लोग, MUSCAT, मस्कट, ठीक है ना। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। दोस्तों, जो कांसा बनाने के लिए हम लोग तांबे के साथ मिलाते हैं ना धातु टीन, उसका आयात कहाँ से करते थे? ईरान से और अफगानिस्तान से। ईरान की राजधानी क्या है बताइए आप लोग? तेहरान। और अफगानिस्तान की काबुल, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं से हम लोग आयात करते थे क्या? टीन का। टीन का इस्तेमाल किस लिए होता था? तो कांसा बनाने के लिए। जब हम तांबे में टीन को फेंटते हैं ना, तो उससे क्या बनता है? कांसा बनता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं तांबा प्लस टीन इज इक्वल टू कांसा। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। दोस्तों, जो सोना है उसको हम लोग आज के कर्नाटक से मंगवाते थे। हम लोग नहीं, बल्कि जो हड़प्पा के लोग थे वो आज के कर्नाटक से सोने का आयात करते थे, और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अब ज़रा इसको देखते हैं डायग्राम में। इसको देखिए आप लोग, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। दोस्तों, जो सामान थे उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाता था, ठीक है ना। इस चित्र को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। यह क्या है? एक खिलौना और यह एक मुहर है, ठीक है ना। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? दोस्तों, यह जो खिलौना मिला है इससे हम लोगों ने यह अनुमान लगाया कि उस समय जो है ऐसे ही गाड़ी का लोग निर्माण करते थे और उस पर सामान को रखकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते थे। इसको क्या बोलते हैं? काठ गाड़ी, ठीक है ना। देखिए, बीच में सामान रख देंगे और बगल में क्या है? लकड़ी भी है, ताकि सामान गिर ना जाए, और उसको हाथ से खींचकर या फिर पशुओं को आगे बांधकर इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने बैलगाड़ी देखा है?
मान लीजिए कि उस समय भी लोग वैसे ही कुछ प्रकार के गाड़ियों से सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते थे। ठीक है। पिछले अध्यायों में तुमको क्या पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले अध्याय में पहिए वाले गाड़ी के बारे में पढ़ा है। बताइए आप लोग। बिल्कुल पढ़ा है। बच्चों का खिलौना हल। ठीक है। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। दोस्तों, हमें जो है एक हल का मिला है। यहाँ पे देखिए, यह हल जो है यह एक खिलौना है। ठीक है ना। यह ओरिजिनल हल नहीं मिला है, यह एक खिलौना के रूप में मिला है, जिससे अनुमान लगाया गया है कि लोग जो है उस समय जो है हल का उपयोग करते थे। लेकिन यह नहीं जान पाए हैं लोग विद्वान कि जो है उस समय के लोग सिर्फ स्त्री या फिर पुरुष करते थे या फिर दोनों करते थे। ठीक है ना। और यह क्या है, तो यह जो है एक मुहर है। क्या है? मुहर। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। क्या है? नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।